हेलो दोस्तों, द स्केरी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं कई प्रकार की डरावनी कहानी लाता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही डरा देने वाली कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी रूहें खड़े कर देगी। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करता हूँ मैं आज की कहानी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने की ये पहली शुरुआत है। मैं किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहा हूँ। पता नहीं इस डरावनी घटना के बाद मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा। मैंने कुछ लोगों को यह बात बताने की भी कोशिश की, पर कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। सब समझ रहे हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ, जो ऐसी बैगी बैगी बात कर रहा हूँ, या फिर जो कुछ मैं बता रहा हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं एक शादीशुदा हूँ। मुझे शादी करे हुए भी काफ़ी समय हो चुका है। मैं और मेरी पत्नी आराम से हमारे घर में रहते हैं। हमें कोई भी दुख तकलीफ नहीं थी जब तक कि मेरे साथ ये घटना नहीं घटी थी। अभी पिछले हफ्ते ही मैं अपनी वाइफ के साथ कैंपिंग के लिए गया था। अक्सर मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, इसी वजह से मैं अपनी वाइफ के साथ जा नहीं पाता और वो अकेली ही कैंपिंग के लिए जाती रहती है। पर इस बार मैंने भी मन बनाया। मेरी वाइफ मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था, और इसी वजह से वो मुझे इस बार भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। पर इस बार मैंने जैसे तैसे उसे मना लिया। हमने अपना सारा सामान पैक किया और हम घूमने के लिए निकल गए और हम कैंपिंग के लिए निकल गए। हमने पूरा दिन अच्छे से एंजॉय किया और फिर शाम का समय हो गया। वो दिन अच्छे से गुजरा। हमारे साथ कुछ भी अजीब या फिर गलत बिल्कुल भी नहीं हुआ। रात को सोने का समय हो गया था। सोने से पहले मेरी वाइफ के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसकी हालत मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हम इतनी रात को यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते थे। मैंने जैसे तैसे अपने वाइफ को एक मेडिसिन दी और उसको आराम से सो जाने के लिए कहा। हुआ भी कुछ वैसे ही। हम दोनों आराम से सो गए। कुछ गलत नहीं हुआ। और जब मैं सुबह को उठा तो मैं ये देखकर चौंक गया कि मेरी वाइफ मेरे साथ लेटी हुई नहीं है। मैंने उसको आवाज़ लगाई, जैनी, जैनी तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई हो? आखिर वो आखिर वो जा कहाँ सकती है? मैं उस समय यही सब सोच रहा था। मैंने अपने साथ लाया हुआ कुछ सामान खाया और उसका इंतज़ार करने लगा, पर मेरी वाइफ अभी तक नहीं लौटी। उसको मुझे उठे हुए भी लगभग 2 घंटे बीत चुके थे उसका इंतज़ार करते हुए, पर वो अभी तक नहीं आई थी। इतने घने जंगल में वो पहले भी काफ़ी बार आ चुकी है, पर वो ऐसे मुझे बिना बताए कहाँ जा सकती है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैंने और देखने पर पता चला पर मेरे और देखने पर पता चला कि उसका सारा सामान वहीं पर ही है। अगर वो जंगल में और अंदर की ओर गई होती तो वो अपना ज़रूरत का सारा सामान, जैसे खाना पीना और अपने जूते तो पहन कर जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका वो सारा सामान वहीं पर पड़ा हुआ था। इसी से मुझे शक हुआ। मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान लिया और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आगे की ओर निकल गया। पूरे दिन थका हारा मैं अपनी वाइफ को इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं खुद को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कुछ दूर ढूंढने के बाद मुझे कुछ निशान भी मिले जो कि अभी ताज़े लग रहे थे। ऐसे ही निशान जो कि हम जंगल से अंदर आते हुए पेड़ों पर लगाते हुए आ रहे थे अपनी पहचान के लिए, जिससे हमारा रास्ता ना भटके। मैं उन निशानों का पीछा करने लगा। मुझे सुबह से दोपहर हो चुकी थी उन निशानों का पीछा करते करते, पर अभी भी वो निशान ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। कुछ दूर दूर पर ऐसा लगता जैसे वो निशान मिट गए हो या फिर वहाँ पर निशान लगाए ही ना हो, पर उसके बाद मुझे फिर से वही निशान दिखने शुरू हो जाते। मैंने उनको अच्छी तरीके से भी देखने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ या फिर मैं उन निशानों को देख नहीं सकता। मैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ।
वो अभी हाल फिलहाल के ही लगे हुए हैं। पर मैं ये भी सोच रहा था कि भला एक रात में मेरी वाइफ इतना कैसे ट्रैवल कर सकती है। पर जो भी कुछ था, मुझे सुबह से शाम होने गई। मैं वहाँ से जाना तो चाहता था, क्योंकि मैं पता नहीं जंगल के कितनी अंदर आ गया था। पता नहीं मैं ठीक ठाक यहाँ से निकल भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं आता हूँ। हालांकि मुझे रास्ते अच्छी तरीके से याद है और मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत है यहाँ से निकलने के लिए, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। पता नहीं मेरी पत्नी जिंदा भी होगी या फिर उसे कोई जानवर उठा कर ले गया, क्योंकि जंगल के उस हिस्से में, जिस हिस्से में मैं था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानवर होने की आशंका थी। मैं कुछ कुछ दूर चलता और अपनी वाइफ को आवाज़ लगाने की भी कोशिश करता कि शायद वो कहीं आसपास हो और वो मेरी बात का जवाब दे, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि मेरी वाइफ पहली बार यहाँ पर आई थी, बल्कि वो तो हर कुछ दिनों बाद यहाँ पर आती ही रहती थी। वो यहाँ भटक नहीं सकती, वो यहाँ का रास्ता भी नहीं बोल सकती। ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर कोई उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर गया है। और हैरानी की बात ये थी कि अगर उसे कोई ज़बरदस्ती लेकर गया है तो ये निशान फिर किसने लगाए? शायद ये निशान किसी और के लगाए हुए थे। और जो भी कुछ था, मेरे पास उसको ढूंढने का कोई और तरीका नहीं था, तो मैं उन निशानों का पीछा करते करते ही उस ओर जाने लगा जिस ओर वे निशान लगे हुए थे। मुझे पूरा दिन उसको ढूंढने में जा चुका था। मैं नहीं जानता था कि अभी मुझे और कितना चलना पड़ेगा। मैं नहीं जानता था कि मुझे मेरी वाइफ मिलेगी भी या नहीं। मैं बस यही सोच रहा था कि वो तो हर बार यहाँ पर अकेली ही आती थी, पर उसके साथ कुछ अजीब नहीं हुआ, और अब के कुछ ऐसा हो गया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं पूरा थक चुका था। वो तो काफ़ी दिन अकेले यहाँ पर रुक कर गई है, फिर वो अब कैसे खो सकती है? मैं इन सारी बातों को सोचते हुए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी वो निशान अचानक से जैसे गायब से हो गए। मैं नहीं जानता था कि अब मैं किस दिशा में जाऊं या फिर मैं आगे क्या करूं। मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था अपनी बाइक को बिना साथ लिए। मैंने वहाँ से उसे काफ़ी आवाज़ें भी लगाई, पर मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। मैं थक हार कर वहीं पर बैठ गया और कुछ देर आराम करने लगा। मुझे अपनी वाइफ को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन बीत चुका था। अब अंधेरा होने वाला था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ पर ही बैठ गया और मेरी आंख लग गई। मेरी आंख काफ़ी देर के बाद खुली। मैं नहीं जानता था कि मैं वहाँ पर कितनी देर से ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, पर अब जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। जाहिर सी बात थी कि अब रात हो चुकी थी कि तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा तो वो आवाज़ किसी इंसान की ही थी। वो आवाज़ मेरी वाइफ की ही थी। मैं उसको अच्छी तरीके से पहचान चुका था। मैं इधर उधर देखने लगा कि वो आवाज़ किधर से आई है, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि दिन में मैं जिस जगह पर लेटा हुआ था ये वो जगह नहीं है। यह शायद मैं उस जगह पर पहली बार आया था, इस वजह से मुझे ऐसा वहम हो रहा था। पर जो भी था, मुझे अब उस आवाज़ की ओर जाना था। वो आवाज़ किसी के दर्द में कर्राने की आवाज़ थी। मतलब वो आवाज़ मेरी बीवी की, मतलब वो आवाज़ मेरी वाइफ की दर्द में कर्राने की थी। वो ज़ोर से चिल्ला रही थी। कुछ समय रुकने के बाद वो आवाज़ मुझे दोबारा से आ रही थी। मैं उस ओर जाने लगा, ढूंढने लगा अपनी खोई हुई वाइफ को। मैं वहाँ पर पहुँचा, तब मुझे एक बार फिर से वो आवाज़ आई। मैं उस ओर गया तो उस ओर बनी हुई एक बड़ी सी गुफा दिखाई दे रही थी। वो आवाज़ उसी के अंदर से आ रही थी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना और भूल गया कि जब मैं उस गुफा की ओर बढ़ रहा था तो कभी कभी मुझे कुछ जानवरों के बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। जब मैं गुफा के सामने पहुँचा तो मुझे दोबारा से किसी जानवर की
बहुत जोर से चिंगाड़ने की आवाज़ आई। मैं नहीं जानता कि वो जानवर कौन सा था या फिर वो क्यों इस तरीके से चिल्ला रहा था, पर वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे वो जानवर किसी मुसीबत में हो। मैं आराम से संभलते हुए उस गुफा के अंदर की ओर जाने लगा। वहाँ पर मुझे एक ओर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। मैं रोशनी की तरफ बढ़ा, तब मैंने देखा कि वहाँ पर आग जल रही है, जो कि कुछ लकड़ियों को आपस में रखकर जलाई गई थी। मैं समझ गया कि शायद मेरी वाइफ उन जानवरों से बचने के लिए यहाँ पर आ गई है और इसी वजह से उसने ये आग भी जलाई है, जिससे कि कोई जानवर अंदर ना आ सके। मैं थोड़ी और आगे बढ़ा और मैंने वहाँ पर जो देखा वो अब तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला जानवर, जो कि किसी इंसान की तरह लग रहा था, वो वहाँ पर जानवरों को बड़ी बेदर्दी से खा रहा था। उसके जानवरों को खाने की आवाज़, जैसे हड्डियों का झटकना या मांस को खाने की आवाज़, मुझे अंदर ही अंदर जमा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ये क्या देख लिया है। वहाँ पर चारों तरफ कटे फटे जानवर और उनकी हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे। मैं वहाँ से पीछे होने लगा। मैं वहाँ से एक तरफ होने लगा और देखने लगा कि क्या मेरी वाइफ भी यहीं पर है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मैं उसकी आवाज़ को सुना था और यहाँ तक आया था। मैं जानता था कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में आकर फंस गया, पर मैं अपनी बीवी को तो वहाँ पर देखना ही चाहता था कि वो जिंदा है या फिर इस जानवर ने उसके साथ कुछ गंदा सलूक किया है। मैं उस गुफा में एक तरफ होने लगा आराम से और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरा पैर वहाँ पर पड़ी हुई एक हड्डी के ऊपर रखा गया और उसके चटकने की आवाज़ से उस जानवर का मेरी ओर ध्यान आकर्षित हुआ। वो जानवर जैसे ही उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरा खून जैसे मानो जम सा गया हो। मैंने देखा कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है जिसके ऊपर जानवर हावी हुआ है, जिसके ऊपर जानवर सवार है। वो कोई और नहीं था, वो मेरी खूबसूरत वाइफ ही थी, जिसे मैं खूब पहचान सकता था। पर अब वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं रही थी। उसका गोरा रंग जानवरों के खून से लाल हो गया था। उसका खूबसूरत चेहरा उन जानवरों के खून से लाल हो गया था। उसके कपड़े बहुत ही ख़राब हालत में थे। वो पूरी खून में सनी हुई थी। उसके अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जो कि जानवरों के खून की थी। वहाँ पर एक इंसान की लाश भी पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर कपड़े फटे हुए थे। मुझे उसको देखकर ही उसकी पहचान हुई। मेरी वाइफ मुझे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। मैं उससे बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी वजह से मेरी वाइफ मुझसे बोली कि तुम्हें मना किया था कि मेरे साथ यहाँ पर मत आओ, मुझे यहाँ पर अकेले ही आने दो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं अपनी भूख को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और इसी वजह से कल रात मेरे पेट में दर्द भी हो रहा था। मैं हर कुछ हफ्ते बाद यहाँ पर अकेली आती हूँ कुछ इंसानों और जानवरों को अपना शिकार बनाने के लिए, पर इस बार मेरे साथ तुम भी आ गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें ये बातें नहीं बताना चाहती थी, पर तुमने खुद ही मुझे इतनी दूर ढूंढ लिया। अब तुम्हें भी मरना होगा। वो ये कहकर मेरे पास आई और मेरा बायां हाथ उठाकर अपने सीने पर रखते हुए मुझे प्यार से कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर अफसोस अब मैं कुछ और नहीं कर सकती। और ये कहकर उसने एक झटके से मेरे हाथ का काफ़ी सारा मांस अपने मुंह में भर लिया। मैं ज़ोर से चिल्लाया और अब मैं यहाँ से भागना चाहता था। मैं दर्द के मारे ज़ोर से चिल्लाया, पर मेरी वाइफ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं वहाँ से बचना चाहता था,
और इस सब के बारे में सबको बताना चाहता था, पर मैं लाचार था। मेरी वाइफ दोबारा से मुझे मारने के लिए मेरी ओर बढ़ रही थी। तभी वहाँ पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी को मैंने उठाया और उसके सर पर मार दिया। जानवर की वो हड्डी उसकी आंख में लग गई, जिसके कारण वो बहुत जोर से चिल्लाई। उसके चीखने की आवाज़ ऐसी थी कि मेरे कान के पर्दे ही फट जाएं। मैं उसको जख्मी करके वहाँ से भागने लगा। मैं वैसे तो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था, पर अब वो एक जानवर में बदल चुकी है। अब मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मैं वहाँ से भागने लगा। जितना जोर से हो सकता था मैं उतनी जोर से वहाँ से भागा, अपनी जान बचाने के लिए, जबकि मैं पूरे दिन का थका हुआ भी था। फिर भी मैं जब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने आप एक सुरक्षित जगह पर नहीं आ गया। जब तक कि मैं किसी सुरक्षित जगह पर नहीं आ गया। इतना भागने के कारण मैं वहाँ जंगल में ही बेहोश हो गया। जब अगली सुबह मैं उठा तो मैं बिल्कुल सुरक्षित था और जंगल के एक बाहरी हिस्से में ही पड़ा हुआ था। मेरा शरीर बिल्कुल थकन के मारे टूट चुका था, पर फिर भी मैंने हिम्मत की। मैं वहाँ से उठा और उस जंगल से बाहर आ गया। मैंने फिर कभी उस जंगल की ओर बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखा। उस घटना के बाद से 3-4 दिन मैं अपने बेड पर ही पड़ा रहा और उस सदमे को भुलाने की कोशिश करने लगा, और जो भी था मैं उसको भुला नहीं पाया। और अब भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मेरी पत्नी का वो खतरनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं कई बार इस सदमे से निकलने की कोशिश कर चुका हूँ। मैं सदमे से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं मैं इन सब चीज़ों से कब बाहर निकलूँगा। पर अब मेरे आस पड़ोस वाले मेरी वाइफ के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पर है। मैंने उन्हें इस बारे में बताने की कोशिश भी की, पर कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। इस वजह से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। मैंने अपनी वाइफ के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस वालों को दे दी है। मैं नहीं जानता कि उन्हें मेरी वाइफ मिलेगी या नहीं, पर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो उन्हें कभी ना मिले और मेरी वाइफ अब कभी मेरे घर पर ना आए, क्योंकि अब वो एक शैतान बन चुकी है। दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप भी अपनी कुछ कहानियाँ हम तक भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप डीएम कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।